हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स। इसे हम हिंदी में कहते हैं अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क होता क्या है? अब आप ज़रा गौर से नाम को ही देखें, अधिकार प्लस शुल्क मतलब अधिकार का शुल्क हो गया। इससे सिंपल मीनिंग जो निकलता है, अधिकार शुल्क से अभिप्राय एक ऐसे भुगतान से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी संपत्ति अथवा विशेषाधिकार, संपत्ति भी उसके अधिकार में होती है, इसलिए यहाँ अधिकार शुल्क लिया गया है, संपत्ति अथवा विशेषाधिकार का प्रयोग करने के उपलक्ष्य में देता है। मतलब क्या है इसका? अगर हम किसी की कोई अधिकार यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये अधिकार किसी और का है, किसी कोई भी अधिकार है किसी बंदे के पास, अगर हम उस अधिकार को यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको कुछ फ़ीस देंगे, कुछ प्रतिफल देंगे, वो इसका अधिकार शुल्क कहलाएगा। अब आप कहेंगे ऐसे तो हम किसी का मकान यूज़ करते हैं किराए पर रहने के लिए, तो हम तो किराया देते हैं, हमने तो आज तक अधिकार शुल्क नहीं बोला। तो बेसिकली इसमें एक डिफरेंस होता है, अधिकार शुल्क और किराए में बहुत मामूली होता है, लेकिन डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। अधिकार शुल्क और किराए में अंतर ये हम समझेंगे सिर्फ दो आधारों पर, संपत्ति और भुगतान। संपत्ति कैसे? अधिकार शुल्क के अंदर वो संपत्तियां आती हैं जो मूर्त हो और अमूर्त, मतलब कैसी भी संपत्ति हो अधिकार शुल्क लिया जा सकता है। लेकिन किराए में केवल मूर्त संपत्ति या वास्तविक संपत्ति ही उपयोग में आती है। अब आपके माइंड में एक डाउट उठ रहा होगा कि मूर्त संपत्ति अधिकार शुल्क में भी आ रही है और किराए में भी, तो कौन सी मूर्त संपत्ति किराए में आती है और कौन सी मूर्त संपत्ति अधिकार शुल्क में आती है, हम ये कैसे जानें? इसको जानने का एक बहुत सिंपल डिफरेंस है, आइडिया है आपका, कि हम भुगतान का आधार लेके चलें। भुगतान कैसे? अधिकार शुल्क का जो भुगतान होता है वो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होता है, कितना प्रोडक्शन कर रही है। मान लो एक बुक कंपनी है जो 1000 बुक्स प्रोडक्ट कर रही है किसी के अधिकार में, किसी का अधिकार लेकर, तो 1000 बुक पर एक निश्चित दर से वो अधिकार शुल्क देगी, मतलब प्रोडक्शन के रेट पर, कि 1000 बुक हुई तो हम 2 रुपये के दर से 2000 रुपये देंगे, 5000 बुक हुई तो 10,000 देंगे। मतलब जो इसमें अधिकार शुल्क है वो निश्चित नहीं होता, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे, सेल्स करेंगे या उस यूनिट को कंज्यूम करेंगे उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है अधिकार शुल्क। लेकिन किराया हमेशा एक निश्चित होता है, फिक्स्ड रहता है, क्योंकि वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जितना टाइम पीरियड होगा उस अकॉर्डिंग दिया जाता है। ये टाइम पीरियड हम मासिक दे सकते हैं, जैसे आप मंथली रेंट देते हैं, मकान मालिक आ जाते हैं हर महीने की पहली तारीख को, लाओ भैया किराया। हाफ ईयरली देते हैं, हम स्कूल के कई बार देखते होंगे, कई पेरेंट्स होते हैं कि हाँ हाफ ईयरली फ़ीस पे कर देंगे हम, या ईयरली पे कर देंगे। वो फ़ीस आती है, लेकिन हाँ वो रेंट के अकॉर्डिंग भी लिया जा सकता है, क्योंकि हम यूज़ ही तो कर रहे हैं, स्कूल के टीचर का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, फर्नीचर, टेबल, फैन सब यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे भी और भी बहुत चीज़ों के किराए हाफ ईयरली, ईयरली भी जा सकते हैं। कि कोई नया किराएदार आया पुराने शहर से, हम जानते नहीं, भैया हम कैसे बिलीव कर लें तुम सही हो, लो भैया 1 साल का किराया ले लो मुझसे, ऐसे होता है। पर किराया फिक्स टाइम पे दिया जाता है, और जो अधिकार शुल्क है वो फिक्स्ड प्रोडक्शन पे दिया जाता है, कि अगर तुम इतना प्रोडक्शन करोगे तो इतना है, एक रेट होती है फिक्स्ड। आइए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, वैसे रॉयल्टी का कोई प्रकार नहीं होते, लेकिन यहाँ इसे टाइप्स ऑफ रॉयल्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि रॉयल्टी अलग अलग चीज़ों की होती है। कैसे, आप समझते हैं। पहला है खदान अधिकार शुल्क। खदान मतलब माइनिंग करते हैं, कोयले की माइनिंग, सोने की माइनिंग या हीरो की माइनिंग, तो उसमें निकलने वाला खनिज पदार्थ, अभ्रक, लोहा, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अधिकार शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर जो अधिकार शुल्क की दर होती है वो प्रति टन के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से? प्रति टन के हिसाब से। ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्रति टन के हिसाब से हो, लेकिन जो सामान्यतः ली जाती है वो प्रति टन ही ली जाती है। तेल के कुओं से संबंधित अधिकार शुल्क, यहाँ भी टन से ही ली जाती है, लेकिन कई बार यहाँ लीटर से भी लिया जा सकता है अधिकार शुल्क। ईंट बनाने के संबंध में जो अधिकार शुल्क लिए जाते हैं, या तो प्रति घन फुट मिट्टी के हिसाब से लिए जाते हैं, या फिर ईंटों की संख्या के आधार पर भी लिए जा सकते हैं। पेटेंट अधिकार शुल्क, हमने किसी का पेटेंट अपने अधिकार में लिया तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन पे देते हैं कि कितना हम उत्पादन कर रहे हैं। पुस्तक प्रकाशन अधिकार शुल्क, ये भी प्रोडक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। मेन यही होते हैं, इसके अलावा जो आएंगे प्रश्नों में, वैसे ज़्यादातर आते नहीं हैं प्रश्नों में, आ सकते हैं किसी विशेष मशीनरी का अधिकार शुल्क हो सकता है,
हमने किसी की विशेष मशीनरी ली जो बहुत कम है या दुनिया में एक ही है, अभी एक ही बनी है, हमने उसको उसी अधिकार में ले लिया, तो वैसे में भी अधिकार शुल्क पे किया जाता है। लेकिन वो प्रश्नों में आते नहीं है, हमने आपके प्रश्नों के हिसाब से ही ये रखे हैं टॉपिक। ये 5 टॉपिक ही मेन आते हैं। अब आप जब रॉयल्टी का प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो प्रश्न सॉल्व करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उस प्रश्न को समझना है, क्योंकि जो चीज़ आप समझोगे नहीं वो सही कर नहीं सकते, और जब तक आप सही समझेंगे नहीं इस प्रश्न को तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है, 1% भी चांस नहीं है आपके कि आप प्रश्न शुरू से ही सही करें। वो प्रश्न शुरू से ही गलत माना जाएगा, क्योंकि उसमें बनती है एनालाइज टेबल, विश्लेषण तालिका। यहाँ इसलिए विश्लेषण तालिका को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भागों में विभाजित किया गया है ताकि इसके एक एक हिस्से को अलग अलग समझा जा सके। अब आप कहेंगे एक टेबल और 8 लाइन समझेंगे, याद कहाँ से रहेगी? याद नहीं करने, एक बार करें 2 बार करेंगे याद हो जाएगी। एक ही अमाउंट को इन सब में अलग अलग ट्रांसफ़र करते हैं। अमाउंट तो रॉयल्टी से चालू होती है, आपको याद क्या करना है? ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी। एक मिनिमम रेंट का शॉर्ट वर्किंग या एक्सिस वर्किंग, SW का मतलब शॉर्ट वर्किंग और EW का मतलब एक्सिस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, पेमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 5 अकाउंट आपके रॉयल्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और रॉयल्टी से लेकर P&L अकाउंट तक सारी अमाउंट रुपीज़ में आती हैं, रुपीज़ प्लस पैसा। आप यहाँ पर कई क्वेश्चन में पैसे भी आते हैं और कहते हैं कि मूल्य की गणना बिल्कुल सार्थक कीजिए, शुद्धतम मान निकालना है, तो उसमें हम ऐसे कॉलम को एक कॉलम बनाएंगे लेकिन बीच में से 2 डिवाइड कर लेते हैं, 1 रुपीज़ का 1 पैसे का, 1 रुपीज़ का 1 पैसे का पेंसिल। उसके बाद ईयर कैसे? मान लीजिए हमने किसी खदान को अधिकार शुल्क पे लिया, आपने लिया किराए पे, हमने लिया 10 वर्षों के लिए, 2010 में ली पहली। उसके बाद हमने वो 2011 में, 2012 में, ऐसे हम अगला करते रहेंगे। अब जो अधिकार शुल्क हम लेते हैं उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। ये थोड़ी अब मैंने बोला ये ले लो, चलो मेरी खदान ले लो अधिकार शुल्क पे, वो थोड़ी ले लेगा ऐसे। वो तो कहेगा मैं कल अगर खनिज पदार्थ निकालने बैठा और तुमने कह दिया तुमने जो निकाल दिया ये मेरा है, मेरी ज़मीन से निकाला, मुझे वापस करो, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में निश्चित दर होती है, शर्तें लिखी जाती हैं कि रॉयल्टी आप किस दर से लेंगे, क्या शर्तें रखी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि क्या है, ये सब उसमें लिखा जाता है। मान लीजिए 2010 में हमने लिया 200 टन प्रोडक्शन किया किसी खदान का, और उस पर दर जो है वो है 5 रुपये प्रति टन, तो कितना रुपये हो गया? 1000। इसके बाद मिनिमम रेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अब हमने किसी को अधिकार शुल्क पे कोई खदान दी और उसने उसका कोई उपयोग ही नहीं किया 1 साल तक, मतलब ज़ीरो वैल्यू उसका कोई प्रॉफिट नहीं और हमारा कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन हम लॉस में चले जाएंगे। क्यों? अगर हम किसी का कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो वो किराया लेता है, ऐसे ही हम यहाँ भी मिनिमम किराया लेते हैं कि आप प्रोडक्शन करें, लाभ कमाएं या हानि हो, हमें मतलब नहीं है उससे, हम तो कुछ मिनिमम रेंट लेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में होती है। मान लीजिए हम यहाँ 300 रुपये मिनिमम रेंट फिक्स कर देते हैं कि एवरी ईयर हम 300 रुपये आपसे लेंगे ही लेंगे, 300 से नीचे की तो कोई बात ही नहीं है, 300 रुपये मिनिमम रेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आउटपुट हुआ 200 रुपये प्रति टन का, 200 टन हुआ 5 रुपये प्रति टन से, तो रॉयल्टी 1000 हो गई, और मिनिमम रेंट कितना है? 300, मतलब कितना ज़्यादा है? 700 रुपये ज़्यादा है, तो प्लस 700। आप समझे? यहाँ है एक्सिस वर्किंग प्लस में लिखा है और शॉर्ट वर्किंग माइनस में। यहाँ रॉयल्टी हमारी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, एक्सिस है, तो प्लस 700। अब मान लीजिए 2011 में मैं चला गया विदेश घूमने, उसने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, मुझे पता लगी इसने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तो 5 रुपये की अगर हम इंटू करेंगे 0 में तो 0 रॉयल्टी हो गई। मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन मैंने शर्त में लिखा था उससे कि मुझे 300 रुपये तो मिनिमम रेंट चाहिए। अब उसे 300 रुपये तो देने पड़ेंगे, क्योंकि रॉयल्टी इसकी कुछ हो या ना हो, मेरे पास तो 300 रुपये आएंगे कम से कम। अब शॉर्ट वर्किंग और एक्सिस वर्किंग निकालते कैसे हैं? यहाँ देखेंगे, शॉर्ट वर्किंग माइनस में है और एक्सिस वर्किंग प्लस में है। रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, क्या होता है फॉर्मूला? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, अर्थात रॉयल्टी के अमाउंट में से अगर मिनिमम रेंट माइनस करेंगे, अगर अमाउंट प्लस की आती है तो वो एक्सिस वर्किंग कहलाती है, और माइनस में आती है तो वो शॉर्ट वर्किंग कहलाती है। आप 2010 में देखेंगे 1000 में से 300 माइनस की तो प्लस के 700 बचे, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट।
तो ये हो गई एक्सिस वर्किंग, इसलिए हमने आगे लिखा प्लस का साइन। अब यहाँ 0 माइनस 300 करेंगे तो माइनस के 300 बचेंगे, ये हो गई शॉर्ट वर्किंग। ठीक। अब 2012 में मान लीजिए फिर 200 टन का ही प्रोडक्शन उसने किया और 5 रुपये टन हमारी वो है, तो रॉयल्टी फिर 1000 रुपये हो गई, लेकिन मिनिमम रेंट 300 रुपये है। तो फिर एक्सिस हो गई, वो एक्सिस कितनी हो गई 700 रुपये। अब अगला कॉलम है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, मतलब जो लॉस उसको होता है। मान लीजिए से यह 2011 में 300 रुपये का जो लॉस हो रहा है, अब वो तो ये थोड़ी मान लीजिए वो किसी विशेष कारण से ही नहीं कर पाया, वो करना चाहता लेकिन नहीं कर पाया, भूकंप है, वो ज़मीन सरकार के अंडर आ गई या वहाँ कोई तालाबंदी हो गई, और भी बहुत सारे होते हैं रीज़न जिस वजह से कोई प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो उस लॉस को रिक्यूब करने का एक चांस दिया जाता है, जिसे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। यह अधिकार सिर्फ वो ही दे सकता है जिसकी ज़मीन अधिकार पे दी गई हो, मतलब लैंडलॉर्ड, जो उसका मालिक होगा ज़मीन का रियल। मतलब जिस पहले ईयर में तो एक्सिस है, तो पहली ईयर से तो कोई मतलब नहीं है, दूसरे ईयर में लॉस है तो दूसरे ईयर के बाद ही वो लॉस कवर कर पाएगा। शर्त में लिखा होता है कि आने वाले 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 छमाही में या आने वाले भविष्य में किसी भी अवधि में आप उसको रिक्यूब कर सकते हैं, और आपको मैक्सिमम अमाउंट भी वो शो करेगा शर्त में कि आप मैक्सिमम एवरी ईयर इतने ही रिक्यूब कर सकते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, या मैक्सिमम अनलिमिटेड भी हो सकता है कि आप अपने अनलिमिटेड लॉस आने वाले वर्षों में कर सकते हैं। मान लीजिए शर्त में कहता है कि आप अगले साल रिक्यूब कर सकते हैं अमाउंट अपनी, लेकिन मैक्सिमम 100 रुपये ही कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 700 रुपये तो ऊपर प्लस के हैं हमारे और 700 रुपये नीचे हैं, तो हम इसमें से रिक्यूब कर लें? नहीं। 2010 में क्या पता है उसको कि 2011 में उसको लॉस हो जाएगा, इसलिए 2010 के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। 2010 के बाद 2012 में उसे प्रॉफिट हो रहा है 700 रुपये का, तो वो उसे कह सकता है कि हाँ, लेकिन शर्त में कितना है 100 रुपये का लॉस हम रिकवर करते हैं मिनिमम अमाउंट से लेकर, मिनिमम हम 1 रुपये से कर सकते हैं, जितने की वो हो सरप्लस कर सकते हैं वहाँ तक जहाँ तक हमारा लॉस है पिछले तक। 2011 में लॉस कहाँ तक है? 300 तक, मतलब 700 हम 300 ही रिक्यूब कर सकते हैं, लेकिन शर्त में कहा है प्रत्येक वर्ष सिर्फ 100 रुपये ही रिक्यूब कर सकते हैं, तो हम यहाँ 100 रुपये रिक्यूब कर लेंगे। 100 रुपये रिक्यूब कर लिए। 2012 मान लीजिए 3 वर्ष का ये खाता है, यहाँ ख़त्म हो जाता है रिक्यूब का काम। अब 2010 में पेमेंट कितनी करेगा वो? मिनिमम रेंट 300 रुपये आया है, 300 रुपये कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन रॉयल्टी उसने 1000 की है। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में जो अमाउंट बड़ी होती है वही पेमेंट की जाती है। पहले वर्ष में 1000 रुपये रॉयल्टी है, 1000 की पेमेंट कर दी उसने। दूसरे वर्ष में 0 रुपये की रॉयल्टी है और 300 रुपये का मिनिमम रेंट है, तो मिनिमम रेंट बढ़ा है यहाँ, तो 300 रुपये की पेमेंट करेगा। तृतीय वर्ष में 1000 रुपये रॉयल्टी है और 300 रुपये मिनिमम रेंट है, मतलब रॉयल्टी बढ़ी है, 1000 रुपये पेमेंट आनी चाहिए, लेकिन हमने इस 1000 में से 100 रुपये रिक्यूब किए हैं, इसलिए रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करके पेमेंट में आएगा, मतलब 900 रुपये। अब उसने कहा है कि आने वाले 1 वर्ष तक ही रिक्यूब कर सकते हैं आप, तो 300 में से हमने 100 रुपये तो नेक्स्ट ईयर रिक्यूब कर लिए, परंतु 200 रुपये आने वाले वर्षों में रिक्यूब कर ही नहीं सकते क्योंकि 3 वर्ष का ही ये खाता है। तो 200 रुपये कहाँ गए? लॉस हो गया वो हमारा, वो क्योंकि हमें भविष्य में कभी नहीं मिल पाएंगे। तो जिस ईयर में वो लॉस कन्फर्म हो जाएगी, हाँ ये लॉस हो चुका है, उस ईयर में P&L अकाउंट में। तृतीय वर्ष में क्लियर हो गया कि हमारे पास 200 रुपये का लॉस हो ही जाएगा, तो 200 रुपये आपके एनालाइज टेबल के P&L अकाउंट में।